हाँ, आज का हमारा टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स को, सिंपल शब्दों में। और इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवाता, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते। सो डाइइलेक्ट्रिक का सिंपल मीनिंग क्या है? इंसुलेटर्स विच डू नॉट हैव फ्री चार्जेस टू मूव थ्रू इट। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने मटेरियल के दो तरह के क्लासिफिकेशंस बनाए हैं। एक वो है जो अपने अंदर से फ्री चार्जेस को चलने देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। और एक वो हैं जो अपने अंदर फ्री चार्जेस को चलने नहीं देते। फ्री चार्ज नहीं होता तो कैसे चलेगा? चार्ज के चलने का मतलब ये है कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी कंडक्टर के अक्रॉस और वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? कंडक्टर, जिसके अंदर फ्री चार्जेस हों और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से वो फ्री चार्जेस चलने लगें, तो उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसमें फ्री चार्ज नहीं होते, ठीक है ना? फ्री चार्ज ही नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनकी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर हम कुछ भी लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं होता, चलता नहीं उनके अंदर, क्योंकि होता ही नहीं फ्री चार्ज। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर का ही स्टैंडर्ड नाम क्या रखा है हमने? डाइइलेक्ट्रिक्स। सो डाइइलेक्ट्रिक क्या है एक शब्द में? बोलिए, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स in which there are no free charges, in which no free charges are present for electric conduction. So insulators in which no free charges are present for electric conduction. समझ में आया ये? These are known as dielectric or insulator. For example, like air, glass, wood, पैराफिन वैक्स, मोम। पैराफिन वैक्स का क्या मतलब है? मोम, एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, देखिए, इंसुलेटर्स या डाइइलेक्ट्रिक्स, बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसका क्लासिफिकेशन किया था। ये दो तरह के होते हैं। ये बनते किससे हैं? दे आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड ही है ना। बेसिकली क्या है ये? कंपाउंड। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स कंपाउंड ही होते हैं, और हर कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है। और दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक तरह का मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर और दूसरी तरह का नॉन पोलर। और इन्हीं मॉलिक्यूल से बनने वाला कंपाउंड भी पोलर कंपाउंड कहलाएगा या नॉन पोलर कंपाउंड कहलाएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक का हमने क्लासिफिकेशन किया और हमने देखा ये दो तरह का होता है। एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड, और दूसरा नॉन पोलर। ठीक, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं एक बार। पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव मास का सेंटर एक ही जगह पर लोकेटेड नहीं रहता, और उनका ये प्लस माइनस थोड़ा सा सेपरेट रहता है, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, तो वो डाइपोल बनाते हैं। प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर अगर एक जगह नहीं हो, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, प्लस इधर माइनस इधर, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये क्या बनाता है? डाइपोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल, दो पोल क्रिएट हो गए, माइनस प्लस, और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? ये हम पहले डिटेल से कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको ऐसे ही ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर या मास का सेंटर, कुछ भी सेंटर आप मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास बोलिए या सेंटर ऑफ चार्ज बोलिए, अगर वो एक ही जगह पर कोइंसाइड नहीं हो, उनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो,
प्लस अलग माइनस अलग, उनके बीच में डिस्टेंस हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? पोलर कंपाउंड, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे ये। समझ आई बात? और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो और उनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इससे बनने वाले कंपाउंड को नॉन पोलर कंपाउंड्स। समझ गए ये? और अब हमको इनका बिहेवियर डिस्कस करना है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इसको नोट कर देता हूँ, पोलर और नॉन पोलर को एक बार फिर से आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक? उसके बाद हम इनके बिहेवियर पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। ये आपको नोट करना है, दीज आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ओके, हम लोग जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हुए तो उनके प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर अलग अलग रहेगा, उनके बीच में कोई डिस्टेंस रहेगा और वो क्या बन जाएगा? डाइपोल। तो डाइपोल की तरह ये बिहेव करते हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या है? पोलर, ठीक है? अच्छा, इसमें हमने पहले एग्जाम्पल भी कुछ कंसिडर किया था, इनको ध्यान से समझना जी ना, क्योंकि अभी हम मुद्दे की बात पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए उस समय, ठीक? जैसे वाटर का एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा सा इनका शेप देखना। वाटर के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम होते हैं? 1H 1O 1H, 2 H के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है? ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर। क्यों? इनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर नहीं होता, इनके बीच में डिस्टेंस होता है, इसलिए ये डाइपोल है। और अगर ये डाइपोल है तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, कुछ स्ट्रेंथ होगा उसके डाइपोल का। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है, उसकी ताकत, ठीक है? ओके, सपोज दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ऐसे कुछ रहता है ना। एक्चुअल शेप जब आप देखेंगे मॉलिक्यूल ऐसे ही रहते हैं, ठीक? वो बनता है 105 डिग्री, कितना बताया था मैंने? 105 डिग्री 28 मिनट समथिंग, ऐसे ही कुछ बनता है एंगल दोनों के बीच। सो देखिए, दिस इज ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एटम होता है, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा कहीं। नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ये पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है? तो समझ ही रहे हो आप। ओके, ये प्लस है ये प्लस है, तो इनका सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा। ये दिस इज पॉजिटिव, इनका सेंटर यहाँ पे आएगा, दोनों लाइन जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर। तो निगेटिव का सेंटर यहाँ आया, ये पूरा निगेटिव चार्ज एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज एटम है, लेकिन दोनों का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ। एंड देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन द टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये कौन सी शर्त पूरी कर रहा है? प्लस एंड माइनस इक्वल चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, 2L डिस्टेंस। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? डाइपोल की तरह, ठीक है? समझ आया? अगर ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होगा, ठीक है? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डाइपोल, और इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होगा, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है जी? Q मल्टीप्लाइड बाय 2L, जिसको हम लोग 2QL लिखते हैं। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक? ये सब आप जान रहे हैं। दिस इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एनी डाइपोल, ठीक है? ये किस पर डिपेंड करता है? कि इनका चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर, और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर। ये वाला डिस्टेंस होता है 2L, है ना? ये डाइपोल मूवमेंट इसका होता है। ये इसका शेप हो गया। ये पर्टिकुलर टाइप का एक मॉलिक्यूल है। यही मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू, तो ये कंपाउंड बनाते हैं। वाटर का कंपाउंड, पूरा वाटर हमको दिखता है, एक मॉलिक्यूल तो दिखता नहीं। यही मॉलिक्यूल आपस में चिपक चिपक के कंपाउंड बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल हमको दिखता है। ये मॉलिक्यूल किस नेचर का है? पोलर नेचर का है। तो ये कंपाउंड भी किस नेचर का होगा? पोलर नेचर का। इसके पास अपना डाइपोल होता है, खुद का डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर ये डाइपोल है तो इसके पास अपने खुद का, हाँ ये डाइपोल, ये जरूरी चीज़ है, ये डाइपोल मूवमेंट मैं दे रहा हूँ क्या? मैं क्रिएट कर रहा हूँ? आंसर है नो। इसके पास अपना खुद का डाइपोल मूवमेंट रहता है। ये आप इसको लिखेंगे नोट करके, डू हैव इट्स ओन डाइपोल मूवमेंट। to have its own dipole moment by itself. ओके, तो इन मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का डाइपोल मूवमेंट होता है और वो उन्हीं की वजह से होता है, कोई उसको बनाता नहीं है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो शेप है
जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें भी पोल्स क्रिएट होंगे, एक चार्ज का सेंटर अलग दूसरी का अलग होगा, तो उसकी वजह से डाइपोल बनने की वजह से इनका शेप थोड़ा सा अजीब हो जाता है। इस शेप को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल शेप। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं होते शेप में। किसकी वजह से? डाइपोल बनने की वजह से, क्योंकि एक चार्ज का सेंटर अलग दूसरी का अलग, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल का शेप बिगड़ जाता है और ये सिमेट्रिकल नहीं रह जाता, एसिमेट्रिकल शेप हो जाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड का शेप कैसा रहता है? एसिमेट्रिकल। ये समझ में आया? शेप कैसा है ये? असिमेट्रिकल। तो फिर सिमेट्रिकल शेप कैसा होता है? देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं नॉन पोलर कंपाउंड का। जैसे लास्ट टाइम हमने कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया था, तो नॉन पोलर के लिए देखिए, सपोज दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ जी, देखिए ये कार्बन का एटम है, कार्बन पॉजिटिव होता है, तो इसका सेंटर कहाँ पर आएगा पॉजिटिव का? ये यहीं पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर यही हुआ। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ एक यहाँ, दोनों को ज्वाइन कीजिए, सेंटर कहाँ आएगा? यहीं पे। तो ये प्लस माइनस बिल्कुल इस एक के ऊपर एक आ जाते हैं, और इन प्लस माइनस के सेंटर के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए ये क्या नहीं बनाते? क्यू तो है, क्यू समझ रहे हैं, प्लस क्यू कुछ है, माइनस क्यू कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? एल, 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, इसलिए दोनों का क्या 0 रहता है? 2L। Q तो है लेकिन 2L क्या है? हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, इसलिए डाइपोल मोमेंट कैसा रहता है इसका? 0। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये डाइपोल की तरह बिहेव भी नहीं करते, समझ रहे हैं? सो do not have its own dipole moment by itself। इनका अपना डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, समझ रहे हो? क्या नहीं होता? डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। अगर डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है तो इनका थोड़ा शेप देखिए कैसा दिखता है, बढ़िया डिज़ाइन में सेट रहते हैं, एक वो इधर दूसरा वो इधर, बीच में सी। कोई भी कंपाउंड आप बना के देखो, इवन आप CH4 बना के देखिए, ये मीथेन, तो बीच में कार्बन रहेगा, 4 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगेंगे, 2 ऐसे 2 ऐसे, बढ़िया सिमेट्रिकल शेप दिखता है। सिमेट्रिकल का मीनिंग समझ में आ रहा है? तो इनका शेप कैसा रहता है? सिमेट्रिकल। शेप इज सिमेट्रिकल। ये ठीक है? हाँ जी, हो गया ये। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? सिमेट्रिकल। और पोलर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। व्हाई? बिकॉज ऑफ डाइपोल मूवमेंट। It has its dipole moment by itself. That's why the shape is irregular or asymmetrical. It do not have any dipole moment by itself. That's why due to absence of dipole moment, it has got a particular design of shape, and the shape we will call it symmetrical shape. बढ़िया शेप रहता है इसका, समझ में आया? ओके। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक को, देखो दोनों डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, क्या है? डाइइलेक्ट्रिक्स हम दोनों को कह सकते हैं। एक पोलर नेचर का डाइइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर नेचर का डाइइलेक्ट्रिक्स होता है, ठीक। डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली हम किसको बोलते हैं? जो इंसुलेटर होता है। दोनों तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर वाटर लिखने से आपके दिमाग में ये कीड़ा नहीं आना चाहिए कि ये तो करंट कंडक्ट करवाता है, तो ये कैसे डाइइलेक्ट्रिक हो गया? आंसर है, होता है जब हम डिस्टिल वाटर की बात करते हैं। प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर। आपने जब क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ आपने एग्जाम्पल में लिखा था, इंसुलेटर में, नॉन कंडक्टर में प्योर वाटर का नाम। समझ आया? सो दिस इज डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब हम ये पढ़ने वाले इनका बिहेवियर कि जब हम किसी डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। समझ आया? डाइइलेक्ट्रिक को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसके साथ क्या एक्शन होता है और वो कैसे बिहेव करता है, ये हमारा मेन पर्पस है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पोलर नेचर वाले
पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, रखने को बोलूँगा एक्सपोज करना। क्या करना? तो किसी पोलर नेचर वाले डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करूं, रख दूं, तो क्या होगा? इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट खुद का है। जब डाइपोल मोमेंट खुद का रहता है तो सिर्फ ये एक काम करता है, अपने डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेता है। किसको अलाइन करता है? बोलिए। हाँ, ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, है ना? डाइपोल मोमेंट को किसकी तरफ अलाइन करने की कोशिश करता है? जिधर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर अप्लाई किए हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। कोई भी मटेरियल लाइए, इंसुलेटर यहाँ रख दीजिए बीच में। हर चीज़ अपने एटम से बनती है, मॉलिक्यूल से बनता है, और मॉलिक्यूल दो टाइप के ही होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल पोलर नेचर का हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ, तो उसके अंदर जो डाइपोल बनेगा पहले से डाइपोल रहेगा। बोलिए, अगर पोलर नेचर का आपने इंसुलेटर डाला है, किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो उसके अंदर तो डाइपोल होगा ना। डाइपोल होगा तो डाइपोल मूवमेंट बनेगा। वो डाइपोल मूवमेंट क्या करता है? अपने आप को घुमा लेता है। किसकी तरफ? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरफ डाइपोल मूवमेंट अपनी डायरेक्शन बना लेता है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई पी की, और ये हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही अलाइन करना चाहता है। तो ये एरो हमेशा किधर दिखता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। समझ में आया रीज़न? अब मॉलिक्यूल तो तिरछे आड़े तेरे कैसे भी हो सकते हैं ना। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल किसी भी डिज़ाइन के हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? इस तरह से ये ऐसे भी हो सकते हैं, 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 ऐसे। तो इसमें प्लस माइनस, अगर ये पोलर नेचर का है तो इसमें माइनस प्लस ऐसे हो सकता है, डिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो सकता है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। समझ रहे हैं? ऐसे हो सकते मॉलिक्यूल किसी भी जगह। भाई ये तो है इंसुलेटर ना बेसिकली, तो इनके मॉलिक्यूल किसी भी शेप डिज़ाइन में पड़े रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, किसके अंदर? हाँ, तो ये अगर पोलर नेचर का है तो डाइपोल तो होगा नहीं इनके पास। आप प्लस से माइनस इनको कंबाइन कीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखा? तो कहीं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, कहीं ये है, कहीं ये है, कहीं ऐसी हो गई डायरेक्शन, कहीं ऐसा हो गया डायरेक्शन, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा होगा। जैसे ही उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, जिधर भी डाइपोल मूवमेंट होगी वो घूम के किधर चली जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। तो इसका काम क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट पहले से है, सिर्फ ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग घूमने का काम करता है। जब मैं किसको रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में? पोलर मॉलिक्यूल्स को, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को। समझ आया? सिमिलरली अगर मैं किसी नॉन पोलर, जो पहले से पोलर नहीं है, यानी इनके पास पहले से डाइपोल मूवमेंट नहीं है, अगर मैं किसी नॉन पोलर कंपाउंड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, समझ आ रहा है अंतर? नॉन पोलर कंपाउंड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? तो आंसर है सबसे पहले वो डाइपोल बनता है। क्या बनता है? क्योंकि देखिए नॉन पोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर रहता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंपाउंड को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाता है? अपनी डायरेक्शन में। नेगेटिव पर किधर फोर्स लगाता है? अपोजिट डायरेक्शन में। और सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जैसे एक ही जगह पर कोइंसाइड है, और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को किधर धक्का मारेगा? ऐसे, अपनी डायरेक्शन में, और नेगेटिव को अपोजिट गया। तो देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस पैदा हो गया कि नहीं? पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, देयर इज ए डिस्टेंस बना, तो ये क्या बन गया? डाइपोल। और जैसे ही डाइपोल बनेगा, डाइपोल मूवमेंट पैदा हो गया माइनस से प्लस की तरफ। अब पहला नंबर 1 एक्शन क्या होता है? आप एक ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए जो नॉन पोलर नेचर का है। तो नॉन पोलर नेचर वाला डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले क्या बनता है? इसके मॉलिक्यूल स्ट्रेच होते हैं, प्लस माइनस चार्ज का सेंटर अलग अलग हो जाता है, और दोनों के बीच डिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी ये क्या बन जाता है? डाइपोल। ये ज़बरदस्ती बना है, याद रखिएगा, डाइपोल। समझ आया? और जैसे ही डाइपोल बनता है, जहाँ भी ये अपने डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन कर लेता है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का काम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो घूम जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अलाइन करना, घूम जाना। समझ आया? तो जो चीज़ पहले से डाइपोल है वो पहले ही डाइपोल, तो पहले से ही डाइपोल मूवमेंट उसके पास ऑलरेडी है, तो डाइपोल मूवमेंट सिर्फ एक काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग घूम जाता है। ठीक? अब जो चीज़ डाइपोल नहीं है वो पहले डाइपोल बनेगी, जब डाइपोल बनेगी डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, तब ये डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको होना क्या है? क्या होना है इसको?
कौन अलाइन हो जाता है? हाँ, डाइपोल मोमेंट अपने आप को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन में घुमाना चाहता है और वो बार बार उसी तरफ आ जाता है। ठीक है, ये दोनों एक्शन समझ में आए। जो पहले से डाइपोल होगा उसके पास तो पहले से डाइपोल मोमेंट होगा, सिर्फ वो क्या करेगा? घूमेगा। और जो डाइपोल नहीं होगा वो पहले डाइपोल बनेगा, उसके बाद फिर उसका डाइपोल मोमेंट अलाइन होगा। ये एक्शन समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर समझिए क्या होता है। अच्छा, इसमें देखिए मैंने बोला अभी मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये क्या बन गया है? डाइपोल। ये बना है और इसमें डाइपोल मोमेंट अभी पैदा हुआ है। अगर मैं इसको वापस निकाल लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से तो फिर क्या होगा? फोर्स लगाने वाली पार्टी खत्म हो गई, तो ये इनके प्लस और माइनस जो भी सेपरेट हुए थे ये फिर से एक पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर ये क्या बन जाएगा? नॉन पोलर, और इनका डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाएगा। समझे? और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो फिर अलग अलग, फिर डाइपोल मोमेंट आ गया, फिर अपने आप को अलाइन कर लेगा ये और फिर से डाइपोल बन जाएगा। यानी ये डाइपोल परमानेंट डाइपोल नहीं होता। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तब तक ये डाइपोल रहता है, डाइपोल मोमेंट जिंदा रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम बंद करते हैं वैसे ही ये वापस से डाइपोल खत्म हो जाता है, डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाता है। तो जितनी देर तक ये डाइपोल बना रहता है, ये डाइपोल मोमेंट बना रहता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पैदा हुआ है ये डाइपोल, और जो डाइपोल मूवमेंट बना है उसको भी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है ना, टेम्परेरी है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बंद होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी गया, डाइपोल भी खत्म हो गया। बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ, अब इसको थोड़ा सा नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस पर। ये एक्शन, ठीक है, जो अभी आपने डिस्कस किया वो एक्शन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। When a polar dielectrics are exposed to external electric field, then its dipole moment align themselves in the direction of electric field. ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले से डाइपोल मोमेंट होता है तो वो सिर्फ अपने आप को अलाइन कर लेता है ई के अलॉन्ग। जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनता है? सबसे पहले वो डाइपोल बनता है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उसके बाद वो डाइपोल मोमेंट अपने आप को ई के अलॉन्ग अलाइन कर लेता है। यहाँ तक समझ आया? इसका थोड़ा सा पिक्चर देखिए, ओवरव्यू, ये कैसा दिखता है। सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेके आओगे? बड़ा सिंपल है, दो तो प्लेट रखो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम दो प्लेट ऐसे रख देते हैं, एक ये और ऐसे ये। सपोज दीज आर इलेक्ट्रिक प्लेट्स, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसमें निगेटिव चार्ज हमने दे दिया, और प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फील्ड बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? ये। दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड के लिए मैं यहाँ इंडिकेटर बना रहा हूँ ई नॉट, ये ओ लगा दे रहा हूँ, याद रहेगा, पहचानी ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, हम चार्ज दे करके ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसमें मैं एक डाइलेक्ट्रिक भर रहा हूँ, यानी इंसुलेटर भर रहा हूँ। इंसुलेटर में कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते, समझ आया? तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो एटम होंगे, उनके अंदर के चार्ज क्या होंगे? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन की वजह से वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे और डाइपोल बन जाएंगे। तो दिखाने के लिए हम उसको ऐसे दिखा देते हैं, स्ट्रेच्ड मॉलिक्यूल ऐसे खिंचे हुए इस तरह से, ये, ठीक है। ये ऐसे तीन मॉलिक्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इसको रखते हो, जानते हो जिसके अंदर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल बॉडी होती है, उसके अंदर पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस दोनों पर फोर्स लगाता है। प्लस पर किधर फोर्स लगाएगा? अलोंग द डायरेक्शन। माइनस पर, हाँ, तो इसमें प्लस और माइनस को ये फोर्स लगा के ऐसे सेपरेट कर देता है। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको खींच लेगा? नेगेटिव को। किसको रिपल करेगा? पॉजिटिव को। ये वाला पॉजिटिव बगल वाले मॉलिक्यूल के कौन से चार्ज को खींचेगा? नेगेटिव। रिपल किसको करेगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव अपने बगल वाले नेगेटिव को, और रिपल किसको करेगा? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव तो खींच ही रहे थे, तो ये क्या हो गया? पोलराइजेशन। दिख रहा है? एक और ऐसे ही बनाते हैं, देखिए सैंपल ऐसे, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर से देखिए ये क्या हो रहा है? पोलराइजेशन का एक्शन। कौन सा एक्शन हुआ? इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। कौन सा एक्शन हुआ ये? पोलराइजेशन। फिर से बोलो, कौन सा?
पोलराइजेशन, प्लस और माइनस चार्ज का अलग अलग हो जाना, उनके बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाना, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया कि नहीं। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस, ये बन गया डायपोल मोमेंट, दिस इज डायपोल मोमेंट, दिस इज डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ कि नहीं, पैदा हो गया। इंड्यूस हुआ है इसलिए मैं इसको बोलूँगा आई, डायपोल मोमेंट इंड्यूस। समझ आ रहा है, दिस इज डायपोल मोमेंट। और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर ये पैदा होगा, जहाँ भी प्लस माइनस का सेंटर अलग अलग हुआ है तो वहाँ वो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। और ये डायपोल मोमेंट अपने आप को किसकी तरफ अलाइन करने की कोशिश करता है, हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है अप्लाइड। तो ये मॉलिक्यूल जैसे भी रहे हों, ऐसे रहे हों, ऐसे रहे हों, ऐसे रहे हों, ये सबसे पहले घूम जाते हैं, इनका डायपोल मोमेंट अलाइन हो जाता है ई के अलोंग। तो दिख रहा है हर जगह मैंने ई कैसे बनाया है, या सॉरी डायपोल मोमेंट कैसे बनाया है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अलाइन हो गए, यहाँ तक समझ में आया आपको। ओके, दूसरी चीज़ देखिए, डायपोल मोमेंट ने अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लिया। ओके, ये सब में हुआ। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखाऊं, ये यहाँ पर हमने ये वाले मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया है। दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे पूरे निगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्जेस हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही पोलराइजेशन होता है, डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, प्लस और माइनस अलग अलग हो गए इसके, और हम ये जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस। लेकिन जैसे ही प्लस माइनस अलग अलग होते हैं, एक ई भी अपने अंदर बनाता है। कौन, ये प्लस से माइनस की तरफ, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन हो गई किसकी, जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पैदा हुआ है किसके एक्शन से, पोलराइजेशन के एक्शन से। अगर ये पोलराइजेशन नहीं होता तो ना तो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनती। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका डायपोल मोमेंट, ये किसके रिजल्ट से बने हैं, पोलराइजेशन के रिजल्ट से। पोलराइजेशन क्यों हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज क्रिएटेड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो क्रिएटेड। ये पैदा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। और इसके लिए हम यहाँ पे सिंबल वही आई लगा देंगे। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चलता है, प्लस से क्रिएट होता है, माइनस पे खत्म हो जाता है, प्लस से क्रिएट हुआ, माइनस पे खत्म हो गया, प्लस से क्रिएट हुआ, माइनस पे खत्म हो गया। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया ना, समझे या नहीं समझे। हाँ, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, तो इसको समझिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, ध्यान से देखिए। ये प्लेट दिखे आपको, दो प्लेट दिखे, दिखे बोलिए, हाँ। इस दोनों प्लेट के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर, ठीक है। फिर से डाइइलेक्ट्रिक कहाँ भर रहे हैं हम लोग, दोनों प्लेट के बीच में जितना स्पेस है, वॉल्यूम, उस पूरे स्पेस में हम लोग क्या भरते हैं, डाइइलेक्ट्रिक भरते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है, देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, जितने भी प्लस माइनस पूरे वॉल्यूम में आएंगे बीच बीच में, जो भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टच रहेगा पोलराइजेशन के बाद, एक तरह का चार्ज यहाँ आ जाएगा, दूसरी तरह का चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये तो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो पूरे वॉल्यूम में जब हम डाइइलेक्ट्रिक भरते हैं तो बीच का टोटल इफेक्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो सरफेस बनती है प्लेट की सरफेस, इस सरफेस पर ये एक चार्ज बन जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज अगला मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, अगले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव। ये सरफेस को देखिए, सिर्फ सरफेस को अंदर में दिख रहा है, जहाँ जहाँ डाइइलेक्ट्रिक टच है सरफेस में, जहाँ जहाँ डाइइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है, खाली उस सरफेस को आप देखिए। उस सरफेस में यहाँ पर कौन से चार्ज आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने बाहर में निगेटिव चार्ज कितना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 निगेटिव चार्ज है, 8 पॉजिटिव चार्ज है बाहर बाहर। यानी इन प्लेट में कितना कितना चार्ज है, 8 पॉजिटिव 8 निगेटिव। मैंने यहाँ डाइइलेक्ट्रिक भरा, आप इमेजिन करिए कि इसमें डाइइलेक्ट्रिक के कितने रो हैं मॉलिक्यूल के, 3 रो। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला चार्ज देखिए, इस निगेटिव के कांटेक्ट में ये पॉजिटिव आया है, ये कैंसिल हो जाएगा। इस पॉजिटिव के कांटेक्ट में ये नेगेटिव आया है, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस नेगेटिव के कांटेक्ट में कोई पॉजिटिव है क्या, नहीं है। तो ये वाला मॉलिक्यूल का हिस्सा किसके साथ टच हो रहा है,
ए इस प्लेट के साथ टच हो रहा है, ये तो मटेरियल है ना, ये क्या चीज है, इंसुलेटर, इंसुलेटर है डाइइलेक्ट्रिक। तो ये किसके साथ टच हो रहा है, इस प्लेट के साथ कांटेक्ट में आया है और इसके साथ कोई प्लस नहीं है, इसलिए ये वाला माइनस चार्ज इस प्लेट में इंड्यूस हो गया है। एक माइनस चार्ज यहाँ बच गया, बाकी तो कैंसिल हो गए ना वॉल्यूम वाले, ये समझिएगा, ये ज़्यादा जरूरी है। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अकेला है, ये बच गया, यानी इस प्लेट में इस डाइइलेक्ट्रिक ने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, पैदा कर दिया। और वो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ टच है, प्लेट के साथ। बीच में जो वॉल्यूम में भरे हुए हैं वो सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने टच में आते हैं, कांटेक्ट में, और अपोजिट चार्ज बनाते हैं पोलराइजेशन की वजह से, और वो कैंसिल हो जाते हैं। ये समझ में आया रीजन। ये बीच बीच में जितने आपको मॉलिक्यूल दिखेंगे इन सब में आप देखोगे प्लस माइनस बना, प्लस माइनस बना, प्लस माइनस बना, ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन जहाँ सरफेस होती है प्लेट की, वहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये बना, ये बना, ये किसी से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। समझ रहे, नेगेटिव उस तरफ है, बाहर की तरफ। यहाँ पे अंदर में कितनी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, 3, क्योंकि हम 3 लेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए सरफेस में, 3। ठीक है, तो देखिए पहले इस प्लेट में चार्ज डेंसिटी कितनी थी, 8, क्योंकि हम टोटल चार्ज काउंट नहीं कर सकते, तो ये एरिया है, प्लेट है, इसलिए हम एरियल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। टोटल चार्ज हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में चार्ज हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सपोज इस प्लेट की पहले चार्ज डेंसिटी कितनी थी, कुछ थी, सिग्मा ओरिजिनल। समझ आया। उसके बाद जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक भरा तो बीच के प्लस माइनस तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे, नेट इफेक्ट उनका, लेकिन जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं वो वाला चार्ज डेंसिटी यहाँ पैदा हो जाता है। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है, प्लेट पर क्या इंड्यूस कर देता है, चार्ज डेंसिटी। किया कितने, 1 2 3 किया। तो बताइए इस प्लेट पर अब नेट चार्ज डेंसिटी कितनी रह गई, बाहर 8 थे, अंदर 3 डाइइलेक्ट्रिक ने इंड्यूस करवा दिया। तो -8 पहले था चार्ज डेंसिटी, इसने +3 इंड्यूस करवा दिया, किसने, डाइइलेक्ट्रिक ने। जब हमने इसको भरा इंसुलेटर को, तो इंसुलेटर ने क्या किया, जहां प्लेट का सरफेस था वहां पे 3 ठो चार्ज इंड्यूस करवा दिया। बाकी वॉल्यूम में भी इंड्यूस हुआ, लेकिन उनका नेट इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन जो इसके कांटेक्ट में आए, प्लेट के एरिया के कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में, ये 0 नहीं होता। इस प्लेट में पहले से कितना चार्ज डेंसिटी था, -8, 3 इसने अंदर प्लस बना दिया, तो नेट कितना रहा चार्ज डेंसिटी, 5। तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये जो इंड्यूस हुआ है 3 ठो, ये माइनस कर देंगे, ये क्या देगा हमको, नेट चार्ज डेंसिटी। मैं इसको क्यू से नहीं नाप रहा ना, क्योंकि प्रैक्टिकली क्यू नापना नहीं हो सकता, ये समझ आ रही बात। सिमिलरली यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ है, ये पॉजिटिव 8 थे, इसने कितने इंड्यूस किए अंदर सरफेस पर, 3, तो नेट कितना बना इसका चार्ज डेंसिटी, 5 बना। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब मैं डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूं किसी 2 अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच में, तो दोनों प्लेट में जो पहले से चार्ज रहती है, चार्ज डेंसिटी, उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, या कम हो जाता है, कम। हमेशा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम, किसको डालने से, डाइइलेक्ट्रिक को डालने से। तो डाइइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, सरफेस पर चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करना। समझ आया। तो इस चीज को हम नोट करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, नोट कीजिए इसको। हाँ, फिर से पहले ये समझिए, डाइइलेक्ट्रिक कहाँ भरते हैं हम लोग। ये कैपेसिटर आगे हम बनाएंगे, पैरेलल प्लेट है। डाइइलेक्ट्रिक को, इंसुलेटर को कहाँ भरते हैं, वॉल्यूम में। तो डाइइलेक्ट्रिक कहाँ भरा जाता है, वॉल्यूम में। किसको फिल करता है, वॉल्यूम को। लेकिन चार्ज डेंसिटी कौन सा क्रिएट करता है, सरफेस। देखिए भरता कहाँ है, भरता किस चीज को, डाइइलेक्ट्रिक, वॉल्यूम को। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी नहीं क्रिएट करता। कौन सी चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है, सिर्फ सरफेस वाली। समझ आया। सो डाइइलेक्ट्रिक फिल्स वॉल्यूम बट क्रिएट चार्ज डेंसिटी, कौन सी, बट क्रिएट सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखिए, बट ओनली क्रिएट, यहां पे ओनली लगा लो, बट ओनली क्रिएट सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ आया इसका मतलब कि नहीं आया।
तो डाई इलेक्ट्रिक जब हम भरते हैं तो वो तो वॉल्यूम में भर जाता है, लेकिन वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी नहीं बनाता, क्योंकि ये वॉल्यूम में जो चार्जेस रहते हैं ये सब क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरफेस के कांटेक्ट में आता है, प्लेट के सरफेस के कांटेक्ट में, वो वाला चार्ज कैंसिल नहीं होता, वो वहाँ इंड्यूस हो जाता है, चार्ज पैदा हो जाता है, इसलिए उस प्लेट पर जो नेट चार्ज होता है उसको कम कर देता है। समझ आया? तो प्लेट के चार्ज क्या हो जाते हैं बताइए, डिक्रीज हो जाते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सो हम फाइनल रिजल्ट क्या नोट कर लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ऑलवेज डिक्रीजेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट। याद रहेगा ये? हाँ, तो क्या एक्शन करता है डाइलेक्ट्रिक, भरता तो वॉल्यूमेट्रिकली है, वॉल्यूम में फिल होता है, लेकिन चार्ज डेंसिटी कौन सी डिक्रीज करता है, सरफेस वाली, सरफेस की चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज कर देता है। किस तरह से, अपना चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करके खुद से चार्ज डेंसिटी बनाता है और उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ की अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, कम हो जाती है। एक तरीका तो इससे समझने का हो गया कि चूंकि डाई इलेक्ट्रिक सरफेस पर अपना चार्ज डेंसिटी इंड्यूस कर देता है तो इसका नेट चार्ज, इस प्लेट पर नेट चार्ज क्या हो जाता है, कम, और अगर Q कम हो गया तो E भी कैसा हो जाता है, कम। तो यहाँ रिजल्टेंट E कैसा हो गया, कम हो गया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अब चूंकि ये इंड्यूस हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन से पोलराइज हुआ है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये क्या करेगा, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना है, इसलिए अप्लाइड के इफेक्ट को क्या कर देगा, कम। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम, और चार्ज डेंसिटी के एक्शन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम। दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीके से। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, कम। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी दो अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देती है। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब इसमें थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, दिस इज व्हाट, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नोट कीजिए, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए, इट इज द प्रोसेस, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन टू अपोजिट फेसेस ऑफ चार्ज प्लेट। दोनों चार्ज प्लेट में अंदर की तरफ इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। वही चार्ज डेंसिटी जो हमें बता रहा था, जैसे यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ, प्लस कितने, 3, तो यहाँ -3 इंड्यूस होगा दोनों प्लेट में, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन टू अपोजिट फेसेस ऑफ चार्ज प्लेट्स। समझ में आया? ये इंड्यूस हो गए और उसका रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो नोट कीजिए, देयरफॉर ड्यू टू दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बिटवीन द प्लेट्स। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब हम चार्ज डेंसिटी से इसको आगे बढ़ाते हैं। सपोज ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी कितनी थी इसकी, सिग्मा 0। चार्ज डेंसिटी कुछ भी होगी, 8 तो गिनती में मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 0। देखिए, सिग्मा 0 इज ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक डालने से कितना चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ, सिग्मा i हुआ, सिग्मा i इज इंड्यूस्ड, दिस इज व्हाट, एंड दिस इज व्हाट, इंड्यूस्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डालने से। तो नेट चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम, कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस, ये हो गया हमारा नेट, बचा कुचा। समझ आया ये चीज, बोलिए आया या नहीं आया? अगर मैं इसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दूं, इसको कर दूं, इसको कर दूं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई। समझ रहे हैं? इसको हमने एप्सिलॉन से डिवाइड किया, ये ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज E ओरिजिनल माइनस E इंड्यूस्ड, एंड दिस इज व्हाट, E नेट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ओरिजिनल में कुछ कम हो जाता है तो घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया। ये समझ आया ये नहीं आया? पक्का? इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बना पोलराइजेशन की वजह से, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इंड्यूस की ये है, तो रिजल्टेंट को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ये याद रखेंगे डाइइलेक्ट्रिक डालने से। ठीक है जी, बोलिए। पक्का? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, हम यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट आएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज ई नेट, सो ई नेट कितना हुआ? एलसीएम बोलिए। हाँ, और ये ओरिजिनल में से इंड्यूस माइनस कर दीजिए, इतना हो जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन इसमें, ऑन प्लेसिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ऑन प्लेसिंग, नोट कर लीजिए, ऑन प्लेसिंग डाइइलेक्ट्रिक्स between two charge plates the intensity of electric field decreases. On placing dielectric between two charge plates, लिख लिए, the intensity of electric field decreases. E ना, intensity of electric field E is decreases. अच्छा, इसमें अब एक छोटी सी चीज़ और आपको नोट करनी है। देखिए, यहाँ पर जब हम डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक डालने से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करता है? पोलराइज करता है, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा पोलराइजेशन होगा तो डाइपोल मोमेंट भी थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि 2L छोटा सा रहेगा। ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो ज़्यादा दूर दूर चार्ज जाएंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2L भी ज़्यादा बनेगा, तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L भी ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि पोलराइजेशन कितना हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। समझ आया? मोर इज़ द पोलराइजेशन, मोर इज़ द डाइपोल मोमेंट इफेक्ट। डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी अगर ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो कम पोलराइजेशन हुआ है या ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ है, इसको मेज़र करने के लिए हमने क्वांटिटी बनाई है। ठीक है, और ये पोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मजबूत है तो ज़्यादा तेज़ी से खींच देगा प्लस माइनस को, तो ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा सा पोलराइजेशन करेगा, डाइपोल मोमेंट भी थोड़ा सा बनेगा। तो पोलराइजेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, किस पर डिपेंड करता है? हाँ, जो फोर्स लगाने वाली पार्टी यानी कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। मैं ये मिटा दूं ऊपर का, नोट करो। डाइपोल मोमेंट डेवलप। ओके, डाइपोल मोमेंट डेवलप कौन सा? ये वाला जो यहाँ इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा। ये पोलराइजेशन बताता है, कम पोलराइजेशन या ज़्यादा। तो पोलराइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा पोलराइजेशन, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज साई। इसको क्या बोलते हैं? ये ऐसे घुमा लीजिएगा, ऐसे बना के ऐसे घुमा लीजिएगा। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज साई। ठीक है, दिस ओरिजिनल। समझ आया? दिस कांस्टेंट इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलना है इसको? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन। क्या देता है ये? स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन। तो नोट कर लीजिए, इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन। ओके, ससेप्टिबिलिटी, दिस इज इक्वल टू P अपॉन E, डाइपोल मोमेंट अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड को 1 यूनिट कर दूं, इफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 यूनिट, यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर कूलम। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट कर दूं तो उस समय जितना भी पोलराइजेशन हुआ होगा या जितना भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, 2QL तो हम नाप ही लेंगे ना,
तो जो भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू मानी जाएगी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की। समझ में आया? एंड इट गिव्स व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन हो गया ये। नोट करिए, इसको डिफाइन कीजिए, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल is measured by dipole moment induced in dielectric when, हाँ, किसको वन किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 यूनिट इज अप्लाइड अक्रॉस द 2 चार्ज प्लेट्स। दोनों चार्ज प्लेट के बीच में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, कितना, 1 यूनिट। अगर हम दोनों चार्ज प्लेट के बीच में 1 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, उस समय जो इंसुलेटर आपने डाला है डाइलेक्ट्रिक, उसमें जितना पोलराइजेशन होगा वही किस चीज़ की यूनिट मानी, किस चीज़ का मेजरमेंट माना जाएगा, ससेप्टिबिलिटी का। समझ आया? आया नहीं आया? क्या आया? 2 चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाइए, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मिलीमीटर। वोल्ट मिलीमीटर भी तो यूनिट होता है ना, याद है क्या था, E = dV/dr। तो वोल्ट पर डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, जिसमें नापना उसमें नापिए। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, उसकी वजह से जितना पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन कौन बताएगा, डायपोल मूवमेंट। जितना डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ होगा वही किस चीज़ का मेजरमेंट माना जाएगा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मेजरमेंट माना जाता है। हो गया ये? हाँ जी, ये नोट करें।